कोरोना वॉरियर्स शहादत सम्मान समारोह में आज राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में वार्ता हुई, जिसमें 10 मई 2022 को जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में कोरोना वॉरियर्स शहादत सम्मान समारोह पर एक सेमिनार का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री सुभाष गर्ग मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शासन सचिव आयुष विभाग विनीता श्रीवास्तव करेंगी। संयोजक धर्मेंद्र फोगट ने बताया कि कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में शहादत देने वाले आयुष नर्सेज के आश्रितों को मंत्री सुभाष गर्ग के हाथों 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक एवं शहादत सम्मान पत्र संगठन की ओर से प्रदान करवाया जाएगा। सेमिनार प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कमल चंद्र शर्मा, रजिस्ट्रार्ड बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉक्टर दिनेश चौधरी, होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ एवं डॉक्टर मनमोहन खिंची, यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ, वायरस जनित व्याधियों में आयुष नर्सेज की भूमिका विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे संगठन बने हुए हैं, संगठनों का काम केवल सरकारों को कोसना नहीं होता। संगठनों की कुछ सामाजिक सदस्यता भी होती है, कुछ सामाजिक समुदाय भी होते हैं। और इस कोरोना की महामारी के दौरान पूरे विश्व ने बहुत कुछ खोया है। इसमें नर्सेज की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने फ्रंट लाइन पर रह करके कोरोना पीड़ितों की जो चिकित्सा शुश्रूषा में जो अपना समय दिया और ऐसे वक्त में उन्होंने अपने शहादत भी दी। तो ऐसे जो कोरोना कर्मी जो हमारे चिकित्सा कर्मी थे, कोरोना के दौरान जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी, उनके परिवारों के लिए आयुष चिकित्सा मंत्री महोदय माननीय सेमिनार जैसे कि आयोजित किया गया है, तो क्या मैं समझती हूँ आयुर्वेद सेमिनार से हमारा ये सेमिनार करने के पीछे का क्या मोटिव है? आयुर्वेद हमारा प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है और इसमें गुणों का खजाना है, औषधियाँ छुपी हुई है, उनको समाज के सामने लाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है सेमिनार का। और सेमिनार में जो कोरोना के दरमियान हम लोगों ने जिन जड़ी बूटियों को उपयोगी पाया है, उसको विस्तृत रूप में हम समाज के सामने पेश करेंगे कि इन दवाइयों को लेने से आपको कोरोना नहीं होगा। अगर आप कोरोना की चपेट में आ भी जाते हैं तो आप कम प्रभावित होंगे, और अगर आप हो भी गया है तो आपको बचने के क्या उपाय हैं, वो हम सब चीज़ें इसके अंदर बताएंगे। और जन जागरण की दृष्टि से हमने कार्यक्रम रखा है। साथ ही जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग हमारे संगठन द्वारा, आयुष नर्सेज द्वारा दिया जा रहा है और मंत्री महोदय के हाथों से हम उपलब्ध कराएंगे। साथ में जिन लोगों ने फ्रंट लाइन में रहकर के सेवा कार्य किया है, उनको प्रमोट करेंगे कि आगे भी अगर चौथी वेव आती है, भगवान न करे कि आए, लेकिन अगर आती है तो फ्रंट वॉरियर के रूप में आयुर्वेद ही आगे रहे, क्योंकि आयुर्वेद अपने भारत देश की चिकित्सा पद्धति है। भारतीयों को बचाना और भारतीयों की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है। सर, आज जैसे आप देखते हैं कि कोविड जैसे हुआ था, अभी 3 वेव आई, तो उसमें एलोपैथिक का ज़्यादा था बजाय आयुर्वेद के। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? कैसे आप आगाह करना चाहेंगे कि आयुर्वेद पे ही किस तरह से आयुर्वेद इस कोविड के टाइम पे, महामारी के टाइम पे कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उसके बारे में बताएं। WHO की गाइडलाइन के अनुसार तो एलोपैथिक दवाइयों का एक प्रोटोकॉल बना दिया गया और उसके पीछे आयुर्वेद छुप के रह गया, क्योंकि आयुर्वेद को प्रमोट करना कोई नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी एक समाज का बहुत बड़ा तबका आयुर्वेद ले रहा था, अपने घर की जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर रहा था। तो उस दरमियान कुछ जड़ी बूटियाँ जैसे गिलोय के बारे में है, तो गिलोय हम लोगों ने काढ़े के रूप में भी दी, गोली के रूप में भी दी, तो वो बहुत अच्छे परिणाम उसके मिले। साथ में एलोपैथिक लोग भी लास्ट में कहने लगे कि आपको गिलोय लेना चाहिए, च्यवनप्राश लेना चाहिए, सीतोपलादी चूर्ण लेना चाहिए। उपयोगी जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनका नियमित प्रयोग करेंगे तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। आपकी इम्यूनिटी अगर बढ़िया होगी तो दुनिया भर के वायरस आपको परेशान करेंगे, तो वो परेशानी आपको भविष्य में नहीं होने वाली है। आयुर्वेद का सर, जैसा मैंने सुना है कि आयुर्वेद के लिए बोला जाता है कि थोड़ा सा लेट रिएक्ट करता है। एलोपैथिक जैसे हम लेते तो एकदम से वो बॉडी में रिएक्ट कर जाता है। क्या ये तथ्य सच में सही है कि आयुर्वेद थोड़ा बॉडी में जाके लेट रिएक्ट करता है, लेकिन वो जड़ से ख़त्म करता है? आयुर्वेद में क्या होता है कि औषधि का पाचन जो है भोजन के रस के हिसाब से है। जैसे आपने भोजन किया, उसका जो रस बनेगा उससे आपका ब्लड बनेगा, उसके बाद में तमाम सारी धातुएं बनेगी जो कि शरीर का पोषण करती है। क्योंकि केमिकल तो ये है नहीं, बॉडी के अंदर शरीर में जो मौजूद केमिकल है उसके रिएक्शन होकर के ये दवा भी उसी रूप में काम करती है। हो सकता है कि कुछ प्रभावशाली दवाइयाँ ऐसी है, जैसे रसौषधियाँ हैं, वो शीघ्र काम करने वाली है, वो एलोपैथिक भी नहीं करती, उससे ज़्यादा फास्ट काम करती है, लेकिन उनमें हम तुरंत उन चीज़ों को नहीं देते हैं। जड़ी बूटियों पर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। जड़ी बूटियों में भी क्वाथ के रूप में उबाल करके
कोई चीज़ दी जाती है तो वो इंजेक्शन की तरह काम करती है। सर WHO ने अभी 4th वेव की चेतावनी दी है, तो हमने ऐसा कुछ प्रिपरेशन करके रखा है आयुर्वेद संस्थान की तरफ से कि अभी 4th वेव अगर आ गई तो फिर हम आयुर्वेद के माध्यम से उसको कैसे निपटेंगे, हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे आयुर्वेद को पहुँचाएंगे? राजस्थान में हर मोहल्ले में, हर गांव में औषधालय है, वहाँ वो औषधियाँ पहुँचा दी गई है, जो कि आबादी के हिसाब से कि यहाँ इतनी आबादी प्रभावित हो सकती है उसके हिसाब से सरकार ने पहले से इंतजाम कर रखे हैं कि किनको काढ़ा पिलाना है, किनको गोलियाँ देनी है और किनको स्वास्थ्य सलाह देनी है। वो सारी जिम्मेदारी सरकार ने पूरी कर रखी है और हम उसके लिए तैयार हैं। सर, जैसे कि आज प्रेस वार्ता है यहाँ पे राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संघर्ष समिति की तरफ से इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोविड का टाइम था, अभी कोविड हमारे 3 वेव आगे गई हैं और ऐसे टाइम में जब घर पे सब लोग घर पे कैद थे, तो उस टाइम में आपने कैसे आयुर्वेद के माध्यम से कोविड में लोगों का सहयोग किया, उसके बारे में थोड़ा आप संक्षिप्त बताएं। कोविड के समय में हमने जो भी कोविड से प्रभावित थे या नहीं थे उन सबको हमने हमारा परिवार माना, परिवार से बढ़ के माना। हमने हमारे परिवार का मुँह छोड़ दिया और उनको जो भी हमसे बन पाया तन मन धन से हमने उनकी सेवाएं दी। उसमें हमारे कई साथी शहीद भी हुए, लेकिन तनिक भी हमारे परिवार वालों को, हमको इस पे दुख तो होता ही है, लेकिन इस बात की खुशियाँ हुई कि जो हमारी शहादत हुई है वो जन सेवा करते हुई है और आगे भी इस तरह की कोई भी भगवान बचाए इस तरह की व्याधियाँ नहीं आए, लेकिन आएगी तो आगे भी हम तन मन धन से इसमें सहयोग करेंगे। और आयुष नर्सेज ने इसमें बढ़कर के हिस्सा लिया है। जगह जगह हमारे नर्सेज को सरकार ने वार्ड ड्यूटी लगाई, पोस्टिंग की, नाकों पे भिजवा दिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा पद से बाहर जाकर के हमने इस व्याधि का निरंतर सामना किया है और प्रत्येक परिवार को हमारा परिवार माना है और आगे भी इस तरह करते रहे। तो किस तरह से आप अभी सहायता करेंगे उनकी, जैसे उसके बारे में आप बताएं। जो हमारे आयुष नर्सेज जो शहादत को प्राप्त हुए हैं, तो मेरे भाई पोगार जी ने अभी बताया था कि संगठन सरकार से मांगने के लिए तो होते हैं, लेकिन हमारा कुछ सामाजिक सरोकार भी बनता है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे आयुष नर्सेज शहादत को प्राप्त हुए हैं उनको हम उनके परिवारजनों को 1 लाख का चेक माननीय मंत्री जी के द्वारा दिलवाएंगे। उसकी सूची हमारे पास आयुर्वेद विभाग की आ चुकी है। होम्यो और यूनानी की सूची आज हमको प्राप्त हो जाएगी। जितने भी परिवार होंगे, चाहे 1 हो 10 हो, सबको 1-1 लाख रुपये का चेक हमारी आयुष नर्सेज द्वारा दिलवाया जाएगा। अभी WHO ने 4th वेव की भी चेतावनी दी है कि अभी 4th वेव भी जो आने वाली है, तो इसके माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर 4th वेव आती है तो तब आपका क्या आगे नेक्स्ट स्टेप होगा? इसी परिप्रेक्ष्य में जो ये कार्यक्रम हमने किया है उसका 2 फेज किया है। प्रथम पारी में हमने रखा है वायरस जन्य व्याधियों में आयुष चिकित्सा की भूमिका एवं आयुष चिकित्सक एवं आयुष नर्सेज की भूमिका। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो भी पीयूष त्रिवेदी साहब, कमल कांत जी और होम्यो यूनानी के डॉक्टर साहब, वो हमारे नर्सेज को इस परिप्रेक्ष्य में ट्रेंड करेंगे, हमको बताएंगे किस तरह की हमारी इन व्याधियों से हम लड़ सकते हैं, किस तरह हम हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें फर्स्ट फेज में हमने इसकी सेमिनार रखी है और उसी दृष्टि पे वो प्रकाश डालेंगे और हम भगवान करे चौथी फेज आएगी नहीं, क्योंकि हमारा आयुष नर्सेज और आयुष विभाग इस तरह काम कर रहा है कि इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रहा है आज के समय में, जगह जगह काटा वितरण और इस तरह की मेडिसिन विभाग में गई है, चौथी फेज आएगी।